क्या दोस्तों आपको पता है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? हाल ही में नमस्य नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है ये वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? हाल ही में सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। और भारत ने ओवल में कितने साल बाद टेस्ट मैच जीता है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने यह ओवल में खेले गए टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत ने ओवल में कितने साल बाद टेस्ट मैच जीता है? 50 साल बाद। और इससे पहले भारत ने ओवल में इंग्लैंड को कब हराया था? 1971 में। और बुमराह की बात करें तो बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने महान भारतीय ऑलराउंडर और विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जसप्रीत बुमराह ने कितने मैच खेलकर यह 100 विकेट हासिल किए हैं? 24 मैच खेलकर, क्योंकि कपिल देव जी ने 25 मैच में 100 टेस्ट विकेट लिए थे और जसप्रीत बुमराह ने 24 मैच में 100 टेस्ट विकेट लिए हैं। यानी कि कपिल देव जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। और सेना देशों में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान कौन बन गए? दोस्तों हाल ही में जो हमारी जबरदस्त जीत हुई है इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन, बहुत से रिकॉर्ड सामने आए हैं और इसीलिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने रखने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बात करें हमारे यह विराट कोहली जी की। सेना देशों में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? विराट कोहली। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले एशियाई कप्तान बन गए हैं विराट कोहली। और सेना देशों में 4 देश शामिल है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और विराट कोहली ने इन देशों में कुल 6 टेस्ट जीते हैं। कितने? कुल 6 टेस्ट मैच जीते हैं। और कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 2-2 टेस्ट जीतने वाले एकमात्र कप्तान भी बन गए हैं। और शार्दुल ठाकुर की भी बात करें क्योंकि शार्दुल ठाकुर के नाम भी एक अनूठा रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। देखो, शार्दुल ठाकुर ने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में 50 लगाई। क्या? शार्दुल ठाकुर ने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में 50 लगाई और ऐसा करने वाले वे दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बन गए हैं। और इस लिस्ट में भारत के हरभजन और रिद्धिमान साहा भी इस लिस्ट में शामिल है। और कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। क्या? हमारे देश के विराट कोहली वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और यह पारी के आधार पर तय किया गया रिकॉर्ड है। और इस मामले में विराट कोहली ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? संसद के अध्यक्षों का यह 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑस्ट्रिया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना पहुंच चुके हैं और सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रिया की संसद, अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर किया है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण आयोजन किसने किया है, यहां टाइटल में पढ़ सकते हैं। 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट कहां पर आयोजित किया गया है, वियना में। और भारत की तरफ से किसने शिरकत की है, ओम बिरला जी ने। और यह सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तों ऑस्ट्रिया की संसद, अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर। और 2 दिन का सम्मेलन 7 सितंबर को शुरू हुआ, यानी कि कल शुरू हुआ है, आज समाप्त होने वाला है। और यह सम्मेलन नियमित रूप से प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, यह सम्मेलन नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, वैश्विक शासन के संसदीय आयाम को मजबूत बनाना। उद्देश्य क्या है, वैश्विक शासन के संसदीय आयाम को मजबूत बनाना। और ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत कौन है, ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत है जयदीप मजूमदार। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे देश के ओम बिरला ऑस्ट्रिया पहुंचे तो हमारे भारत देश के राजदूत जयदीप मजूमदार ने शानदार स्वागत भी किया। और श्री ओम बिरला के साथ कौन कौन वियना गए हैं, तो श्री ओम बिरला के साथ राज्यसभा के उपाध्यक्ष, इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है हरिवंश जी, और वरिष्ठ अधिकारी भी वियना गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, हमारे पूज्य बापू ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अगस्त 1920। लेकिन यह करंट अफेयर में क्वेश्चन क्यों आया, यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया है वो आप देख लो। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। और इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू किया है। किसने, आकाशवाणी समाचार ने। और यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। और भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी का लॉजिस्टिक सहयोगी है। और सोमवार का जो क्वेश्चन था वो था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1 अगस्त 1920 को। और अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में, तारीख थी 1 अगस्त। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया था, 4 फरवरी 1922, जिस दिन हुए चौरी चौरा कांड ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी। इस कांड ने महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित करने को मजबूर कर दिया। किस आंदोलन ने, चौरी चौरा कांड जो घटना हुई, यह घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। चौथा क्वेश्चन, आईएनएस हंस गोवा में भारतीय नेवल एविएशन को ध्वज किसने प्रदान किया। आईएनएस हंस गोवा में भारतीय नेवल एविएशन को ध्वज प्रदान किया है हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। इमेज में आप देख सकते हैं, रामनाथ कोविंद जी को ध्वज प्रदान करते हुए राष्ट्रपति और भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने गोवा में आईएनएस हंस पर भारतीय नौसेना की उड्डयन इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। और यह राष्ट्रपति ध्वज की बात करें तो राष्ट्र के प्रति युद्ध और शांति के समय असाधारण सेवा करने वाली किसी सैन्य इकाई को सम्मानित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है यह राष्ट्रपति ध्वज। और यहाँ गोवा का जिक्र किया गया है, तो गोवा के राज्यपाल कौन, इमेज में आप देख सकते हैं, श्री PS श्रीधरन पिल्लई, वो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है। और गोवा के मुख्यमंत्री बोले तो डॉक्टर प्रमोद सावंत, इमेज में आप देख सकते हैं। और पर्यटन, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री कौन है, श्रीपद येसो नाइक।
और यह अवसर पर यह तीनों महानुभाव भी उपस्थित थे। और साथ साथ नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद थे। और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जिसका नाम है वाइस एडमिरल आर हरिकुमार, इमेज आप देख सकते हैं, वो भी इस अवसर पर मौजूद थे। पांचवा क्वेश्चन, नमस्य ऐप किसने लॉन्च किया? हाल ही में यह नमस्य नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है नाल्को ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाल्को। खान मंत्रालय के तहत नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को जो एक नवरत्न सीपीएसई है, यह कंपनी माइक्रो एंड स्मॉल कारोबारियों को नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योग एप्लीकेशन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? यह नाल्को। और नाल्को ने जो यह एप्लीकेशन का नाम रखा है, क्या नाम रखा है? नमस्य। इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योग एप्लीकेशन, इसका पूर्ण स्वरूप है। और नमस्य एक द्विभाषी ऐप है जिसे विशेष रूप से कंपनी ने एमएसई वेंडर के लाभ के लिए विकसित किया है। और नमस्य ऐप एमएसई के विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों को सामने लाने का एक मंच प्रदान करता है। और हमारे केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी, इमेज में आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किसने सभी वयस्कों को पहला कोविड टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दादरा नगर हवेली तीनों ने वयस्कों को पहला कोविड टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ मैप में देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश जिसके अगल बगल में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड राज्य स्थित है। और हिमाचल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। और हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम और दादरा नगर हवेली ने भी सभी वयस्कों को पहला कोविड टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और बाकी राज्य इसे हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात आई तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, इमेज में आप देख सकते हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की। सातवां क्वेश्चन, सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की शुरुआत किसने की है? सीबीएसई के यह स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक पर्व के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी किया। और जो प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है उनकी बात करें, प्रधानमंत्री श्री ने बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, किसके लिए? बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, तो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और सीबीएसई के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरुआत की है। यह शिक्षक पर्व के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। आठवां क्वेश्चन, शरद चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? इमेज में आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था। बहुत से सोर्स ऐसे हैं जहां पर शरद चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था ऐसा बताया गया है, लेकिन मैंने जो ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखी वहां पर बताया गया है कि भारत के यह महान क्रांतिकारी का जन्म कोलकाता में हुआ था। आपको क्या पता है? सही ऑप्शन आप चुनकर या तो कोई और सोर्स लेकर आप मुझे बता सकते हैं कि शरद चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक शरद चंद्र बोस का जन्म कोलकाता में। शरद चंद्र बोस को याद क्यों किया है? क्योंकि हाल ही में 6 सितंबर को हमारे देश के इस महान क्रांतिकारी की जन्म जयंती मनाई गई। शरद चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। जन्म 6 सितंबर 1889 को, कहां पर? कोलकाता में। और शरद चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और शरद चंद्र बोस कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य
तथा बंगाल विधानसभा में कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता थे। और शरद चंद्र बोस महान कांग्रेस नेता चित्तरंजन दास से बेहद प्रभावित थे। किसके? यह चित्तरंजन दास से बेहद प्रभावित थे शरद चंद्र बोस। और नेताजी की असामयिक की मृत्यु की खबर के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 1947 में उन्होंने विभाजन का जोरदार विरोध किया और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से त्यागपत्र भी दे दिया था शरद चंद्र बोस ने। और हमारे देश के महान क्रांतिकारी का निधन 20 फरवरी 1950 को हुआ था। नवा क्वेश्चन, 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से किसने की? यह 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएम मोदी जी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। कौन? यह ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में हमारा भारत देश कर रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को यानी कि आज ही 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। यदि आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो यह अध्यक्षता की जा चुकी है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स शिखर बैठक की दूसरी बार अध्यक्षता की, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। और यहां दोस्तों इस इवेंट से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि 13वीं ब्रिक्स शिखर बैठक में कौन कौन उपस्थित रहे। तो याद रखो, ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जैर बोल्सोनारो, वो भी इस बैठक में उपस्थित रहे। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा। यह सभी देशों के दोस्तों प्रमुख ने भी हिस्सा लिया है। और 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स @15, निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग, इसी थीम के साथ यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी, वो ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष है। 10वां क्वेश्चन, नई AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच का किराया 3 AC कोच के मुकाबले कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों हाल ही में यह फैसिलिटीज ट्रेन में शुरू की गई है। नई AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच का किराया 3 AC कोच के मुकाबले 8% कम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8%। और जिस तरह की फैसिलिटीज दी गई है इमेज में आप देख सकते हैं। रेलवे ने कम किराए वाली नई AC 3 टीयर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है। और यह सेवा पहली बार प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में शुरू की गई है। ट्रेन का नाम मत भूलिएगा, यह सेवा पहली बार प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस में शुरू की गई। और नई AC 3 टीयर इकोनॉमी क्लास में 72 के बजाय 83 बर्थ होंगे। कितने? 72 के बजाय 83 बर्थ होंगे। और इसका किराया 3 AC कोच के मुकाबले 8% कम है। और नए कोच और शौचालय में विकलांगों के प्रवेश के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी अवेलेबल कर दी गई है। 11वां क्वेश्चन, नई दिल्ली के प्रेस क्लब में बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किसने किया? यह नई दिल्ली के प्रेस क्लब में बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन हाल ही में हसन महमूद ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हसन महमूद। लेकिन हसन महमूद कौन है? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर हसन महमूद बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री है। उन्होंने नई दिल्ली के प्रेस क्लब में बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। और इस पहल से भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत होंगे। 2021 वर्ष भारत और बांग्लादेश के बीच यह राजनयिक संबंधों का 50वां वर्ष भी है। तो दोस्तों यह भी याद रख लो कि 2021 का जो वर्ष है वो भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों का 50वां वर्ष है। 12वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर सिम्बेक्स 2021 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया? हमारे भारत देश ने सिम्बेक्स 2021 नामक यह वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया है सिंगापुर देश के साथ मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर।
सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बेक्स के 28वें संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान किया गया। लेकिन यह आयोजन कहां किया गया? सिम्बेक्स 2021 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा दक्षिण के दक्षिणी किनारे पर आयोजित किया गया है। कहां पर? दक्षिण के दक्षिणी किनारे पर आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। और सिम्बेक्स का इस वर्ष का संस्करण भी एक विशेष अवसर है, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के चल रहे समारोहों के दौरान होता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी कि आज है 8 सितंबर, आज मनाया जा रहा है विश्व साक्षरता दिवस। तो याद रखो 8 सितंबर बोले तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट में सीखने और शिक्षकों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने और इससे परे शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर था। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वैश्विक योग्यता निर्धारण में शीर्ष स्थान किसको मिला है? वैश्विक योग्यता निर्धारण में शीर्ष स्थान मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था पीएम मोदी जी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मकवाना गायत्री, सुमित्रा परमार, तेजस कमोल, किंजल प्रजापति, जिग्नेश वालंद, पी परमार, आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। हस्मिता सोलंके, राजेश बोरीचा, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रेखा बोखानी, राहुल मेर, एमडी भूषण स्टूडियो, आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। गणेश कुमार शर्मा, पटेल ब्रिजेश, मनीष चौधरी, भौमिक त्रिवेदी, कुणाल पांडव और भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। वो है भावना तड़वी जी, अरुण प्रजापति, वाघेला वीरेंद्र सिंह, हर्ष एस कलब, सेंटा अंकित, मानसी प्रजापति, वसावा दीप्तेश और चुडासमा हर्षा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। स्टैम्प एग्जीबिशन फिला निप्पॉन 2021 कहां आयोजित किए? क्या यह स्टैम्प एग्जीबिशन फिला निप्पॉन 2021 कहां आयोजित की गई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।